प्रॉब्लम वाला ही करवाया जाएगा, नो सर, प्रैक्टिस होगा ये क्वेश्चन ये करवाएं। हाँ वही करवा भी रहे सर, रिवीजन करा रहे हैं तो रिवीजन ही चल रहा है ना। जी सर। सर ये पहला चैप्टर करा दिए हैं और ये भी दूसरा भी करा दिया है। नहीं ये बताओ, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, तीसरे में थोड़ा सा कराना है। इकोलॉजी फिनिश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया उधर। इन्वायरमेंटल इश्यू वगैरह। हाँ आपका इधर वाला खत्म हुआ था ह्यूमन हेल्थ डिजीज के बाद, और उधर सर ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये सब खत्म हो सर खत्म कर दिए थे जी सर। विमल सर। जी सर। और आप इन्वायरमेंटल इशू बचा है कि नहीं, उसमें से कुछ। इकोलॉजी में तो है ये सर, इकोलॉजी में है। हाँ हाँ इकोलॉजी में है, इकोलॉजी में यानी लास्ट ये तो कक्षा 11 का अच्छा 11 का 12 का नहीं है, नहीं का है। तो इसमें से जो को जो सर जी रिवीजन आपको कराना है आप जो 11 का नंबर है, आप ना सर जी ये प्लांट फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी करा दीजिए। कोई बात नहीं, आप आज जो लाए आज क्या करेंगे सर? जो प्लांट फिजियोलॉजी करा इसका टेस्ट भी जल्दी हुआ सर, सेल साइकिल करवा लो, बहुत यही करा इम्पोर्टेंट। दीजिए। इससे इस साल 4 क्वेश्चन आए थे, इम्पोर्टेंट है। इसे थोड़ा रिवाइज करके फिर क्वेश्चन करा दीजिए। वो विमल सर जी आधा घंटा कराते हैं ये रिवीजन और फिर आधा घंटा क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन कहाँ से लेते हैं? ये उसी से सेल साइकिल के क्वेश्चन निकालिए और बुक हमको दीजिए। सेल डिवीजन इधर नहीं सकती सर, एक पानी पी ये ऑन कर दिया होगा, ऑन कर दिया होगा। यस सर।
हम लोग क्या क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है अभी हम लोग क्या आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ? चलो स्टार्ट करते हैं। Yes, yes. Cell cycle and cell division. और इसका division. Start by this division. जैसे लाइट की साइकिल होती है बेटा, है ना, मतलब है सेल जब से डिवाइड होना स्टार्ट करती है, ओके, द इवेंट्स बिटवीन सेल फॉर्मेशन एंड देखिए कैसे, जैसे मान लिया कि माइटोसिस है, ठीक है, तो जो एक जो पेरेंट सेल है बेटा, पेरेंट सेल, ठीक है ना, पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल है ये दो डाटा सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, सेल डिवीजन में। तो जैसे ये मान लिया सेल है 2n, ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया 2 सेल, राइट। लेकिन इसका क्रोमोसोम नंबर यहाँ नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, ये भी 2n होगा यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो इन दोनों सेल को हम डाटा सेल कहते हैं, दे आर डाटा सेल, ये डाटा सेल होगा, ठीक। और नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, देख लो यहाँ पर नो चेंज, कोई चेंज हो रहा है, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। देखिए एक सेल दो डाटा सेल में स्प्लिट हो जा रहा है, दो डाटा सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है और क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता, राइट। तो ऐसे सेल डिवीजन को हम कौन सा सेल डिवीजन करते हैं, इसको कई बार आया, कई बार एग्जाम में आया, ठीक है, यस। तो देखिए इसको बताने से पहले हम आपको फेज बताते हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल के कितने फेज होते हैं। सेल साइकिल और सेल डिवीजन दोनों चीज़ें थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। कंप्लीट इवेंट्स को हम सेल साइकिल कहते हैं और सेल डिवीजन केवल उतने ही फेज को हम कहते हैं जहाँ से सेल डिवाइड करना स्टार्ट होती है, ठीक है, उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं।
और सेल की पूरी फेज कौन सी होती है? देखो जैसे है कि सेल डिवाइड करने से पहले, आप इसको दिमाग में सेट रखिए, सेल डिवाइड करने से पहले बेटा, डिवाइड करने से पहले ये दिमाग में रखिए कि अपनी प्रिपरेशन करती है, सेल अपनी प्रिपरेशन करती है, ग्रोथ करती है, ठीक है ना? क्या करती है? ग्रोथ करती है। तो उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। ये दिमाग में सेट रखिए। माने डिवाइड करने से पहले, यानी आप ये कह सकते हैं कि सेल डिवीजन से पहले ना बेटा, सेल डिवीजन से पहले जो सेल है वो प्रिपरेटरी फेज में होती है। किस फेज में होती है? प्रिपरेटरी फेज में होती है। और इस प्रिपरेटरी फेज को हम ग्रोथ फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज कहते हैं। यानी सेल अपनी ग्रोथ करती है। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक। अब ग्रोथ कितने फेज में करेगी ये हमें जानना चाहिए। ये क्वेश्चन नीट में आया है कि जो ग्रोथ करती है उसके फेजेज कौन कौन से हैं और उसका सीक्वेंस क्या है, ये आप बता दीजिए, करेक्ट सीक्वेंस। अब देख लो ये, अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन है कि फेजेज ऑफ सेल साइकिल, करेक्ट क्वेश्चन कहां से कौन दिया था बेटा? देख लो, करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस। देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल फेजेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में जो फेज है इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो मैं आपको सारे फेज लिख के दिखा दे रहा हूँ जी सर, क्लियर कर लीजिए दिमाग में। देखो पहला जो फेज है, फर्स्ट फेज इंटरफेज कहलाता है। इंटरफेज, एक इंटरफेज है, ठीक। और इंटरफेज में बेटा, इंटरफेज में ही G1 फेज, और उसके बाद एस फेज, G2 और उसके बाद G2 फेज। तो इसी का सीक्वेंस पूछ लेता है। ये देखो, पहले G1 फेज आएगा, फिर एस फेज आएगा, फिर G2 फेज आएगा। तो इसका क्रम पूछा है, क्रम, ये क्रम आपको सीखना, सही क्रम है। तो ऐसे क्रम एक बार बिगाड़ करके दिया था कि फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस, क्वेश्चन था, ठीक है, कि इसमें कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है इसमें। तो उसमें ऐसे बिगाड़ कर दिया था कि G1, G2, S, ठीक है। दूसरा क्या था? G1 हाँ, S और G2 ये दिया था। तीसरा दिया था S, G2 और G1 दिया था। इस तरीके से दिया था, इसमें यही सही है, सेकंड वाला। ये क्वेश्चन आया है, ठीक। यानी इंटर और है किसके? ये इंटरफेस, ये देखो इतना इंटरफेस है बेटा, क्लियर ना? दिमाग में रखो इसको, सब बच्चों को याद है ना? हाँ बहुत अच्छा, ठीक है ना? ये नहीं आपको तो इसके लिए कोई फार्मूला बना लीजिए। G1 है तो 7 है, ऐसे कुछ सेट कर लो दिमाग में कि भाई G1 के बाद S आएगा तब G2 आएगा, G1 G2 नहीं आएगा, G1 G2 S नहीं है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता, ठीक। उसके बाद जो है इंटरफेज के बाद, ये देखिए इंटरफेज के बाद डिवाइडिंग फेज होती है। कौन सी फेज होती है? डिवाइडिंग फेज होती है बेटा, जिसे हम यम फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? यम फेज कहते हैं। अब सुनो, देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता है लैंग्वेज में। देखो प्रिपरेटरी फेज, पहले मैंने आपको बताया प्रिपरेटरी फेज, क्या बताया? प्रिपरेटरी फेज, दिमाग में रखो इसको। जो प्रिपरेटरी फेज है वो ग्रोथ फेज होती है। देखो प्रिपरेटरी फेज या ग्रोथ फेज, इसी को कहते हैं बेटा ना, ग्रोथ। अगर ग्रोथ फेज का नाम पूछेगा तो तुरंत इसी पर आ जाना खट से, G1 S G2, क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं होता, इस किसी फेज में डिवीजन नहीं होता। सेल अपनी तैयारी करती है, तैयारी करता है अपना सेल, डिवाइड करने से पहले सारी तैयारियां पूरी कर लेता है, ठीक है। तो ये इसके स्टेजेस हैं, ये इसके स्टेजेस हैं। उसके बाद जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो
तो सेल का डिवाइडिंग फेज स्टार्ट होता है, यानी ये सेकंड फेज है। कौन सा फेज है? डिवाइडिंग। और डिवाइडिंग फेज को एम फेज कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया है डायरेक्ट ऐसे, G1 फेज, देखो G1 फेज, ठीक है, फिर देखो S फेज, फिर देखिए G2 फेज, फिर देखिए M फेज, ऐसे पूछ लिया है M फेज। यह भी देख लो, यह भी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा गया है, चारों फेज एक साथ करके दे दिया, ठीक है। तो इन सारे इवेंट्स को चूंकि आप पढ़ चुके हैं, इस नाते हम पढ़ा नहीं है, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझा रहे हैं बस। तो इन सारे स्टेजेस को हम जो है, ये सारे स्टेजेस को हम प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं, और इसको एम फेज को क्या कहते हैं बेटा? डिवाइडिंग फेज कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? आप देखो जो डिवाइडिंग फेज है इसमें दो डिवीजन होता है। फिर देखो फिर काम की चीज मिलने जा रही है, कोई इंपॉर्टेंट चीज, जो डिवाइडिंग फेज है इसमें दो डिवीजन होता है। कौन कौन सा डिवीजन? पहला डिवीजन बोलो, देखो कैरियोकाइनेसिस। आप लोग बोल रहे हैं भाई क्या बात है, बोलना चाहिए, चैप्टर तो पढ़ चुके हैं। और साइटोकाइनेसिस, बोलो बेटा, साइटोकाइनेसिस, है ना भाई? डिवीजन दो डिवीजन होता है ना, जो सेल होती है इसमें दो डिवीजन होती है। पहले डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जैसे देखिए ये सेल है ना, तो यह सेल दो डाटा सेल में डिवाइड हो गई, एक सेल टूट करके दो डाटा सेल में डिवाइड हो जाने के प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है ना। तो एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई तो पहले उसका न्यूक्लियस टूटेगा, न्यूक्लियस तो टूटेगा ना, न्यूक्लियस टूट करके दो न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता है ना बेटा। तो स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, कैरियो माने कैरियन माने न्यूक्लियस, है ना बेटा। तो इसका नाम है कैरियोकाइनेसिस। और काइनेसिस माने टू स्प्लिट, स्प्लिट माने टूट जाना, टूट करके दो हो जाना। बोलो ऐसे समझो इसको, बहुत किताब पर आश्रित होने की जरूरत नहीं, बुक पर बहुत डिपेंड नहीं होना चाहिए ना बेटा। खुद इसको समझो, समझना चाहिए। समझने से क्या होता है, आपको बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार तैयार कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा। तो देखो कैरियोकाइनेसिस, कैरियन माने होता है न्यूक्लियस, कैरियन माने बेटा न्यूक्लियस, एंड प्लस काइनेसिस, काइनेसिस माने होता है टूटना, और टूटने की इंग्लिश क्या है? स्प्लिट, स्प्लिट होना, यानी स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। नहीं आ गया समझ? डेफिनेशन रटने की क्या जरूरत है, दिमाग में सेट कर लीजिए। तो इसमें न्यूक्लियस टूटेगा, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूट जाएगा। देखिए जैसे यहाँ मैंने टूट करके इसको बताया है, ये देखो ये हो गया, और उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, है कि नहीं? तो दूसरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्या बोले? साइटोकाइनेसिस, साइटान एंड प्लस काइनेसिस। साइटान माने साइटोप्लाज्म, सेल मटेरियल, जो उसका सेल मटेरियल है वो टूट जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया सबके? आ गया बेटा? अच्छा दूसरी बात और देखो, और इम्पोर्टेंट चीजें बताने जा रहे हैं। जो सेल डिवीजन होता है वो दो टाइप का होता है, सभी लोग जानते हैं। कौन कौन सा? एक पहले सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं, दूसरे को मियोसिस कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं ना, लेकिन इस पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके दे देता है। जो देखिए जो माइटोसिस है बेटा, माइटोसिस सेल डिवीजन को और क्या कहते हैं बताइए? इसी पर क्वेश्चन पूछा है, बोलो। क्या क्या नाम? हाँ चलिए ठीक है, नॉन रिडक्शन डिवीजन। चलिए पहला काम करो क्या कि नॉन रिडक्शन डिवीजन।
दूसरा बेटा बोलो। और कोई बताए, बताने से तैयार होगा, ये तो ग्रुप डिस्कशन है, बताइए, बोलिए। आप नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे। माइटोसिस को और भी कोई नाम से जानते हैं? कई बार पूछा है एग्जाम में। सोमैटिक सेल डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? सोमैटिक। इसको सोमैटिक सेल डिवीजन करते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा है। तीसरा सेल डिवीजन और बताइए, और इसका क्या नाम है? और बताइए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वो भी पूछा है एग्जाम में। मतलब जो टॉपिक पढ़ो तो उसके बाद कुछ बचे ना कि हम इसमें फंस सके, फंसे नहीं। एक नाम इसका और बोलो। तीसरा नाम है इसका, बोलो बोलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इक्वेशनल डिवीजन इसको कहते हैं। नहीं सुने थे? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि ये इक्वेशन बनाता है, सीधा इक्वेशन बनाता है। क्या इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर इसके पैरेंट्स एलिमेंट में होता है और इसमें डॉटर्स एलिमेंट में होता है। आइए देखो, इसी तरह हमने बना दिया है। हाँ ठीक है, मतलब यह है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है चेंज नहीं होता, नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। देखिए यहाँ लिखा है, ऐसे भी पूछ लिया है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ऐसा सेल डिवीजन है, माइटोसिस है कि मियोसिस है, जिसका क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता? तो माइटोसिस आंसर होगा। इसी नाते इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया बेटा? इक्वेशनल सेल डिवीजन को कहते हैं। सोमैटिक सेल डिवीजन क्यों कहते हैं बच्चों, बताओ? हाँ, यह केवल और केवल सोमैटिक सेल्स में ही पाया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो माइटोसिस है वह केवल सोमैटिक सेल्स में ही पाया जाता है, जनरेटिव सेल में नहीं पाया जाता। ठीक, इस नाते हम इसको कौन सा सेल डिवीजन करते हैं? सोमैटिक सेल। इस पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक, और माइटोसिस और मियोसिस को क्या कहते हैं? इसको तो नॉन रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, उसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इसको मियोसिस को क्यों कहते हैं बेटा? क्यों कहते हैं? 1 से 2। हाँ, क्योंकि उसमें 1 से 2 नहीं होते, 1 से 2 तो इसमें भी होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। हाफ हो जाने का मतलब क्या? रिडक्शन हो जाना। रिडक्शन माने क्या? घट जाना, है ना, कम हो जाना। रिडक्शन माने क्या? कम हो जाना, है ना। तो उसमें क्या इक्वेशन बनेगा, उसमें ये स्थिति बनती है, उसमें ये कंडीशन बनता है, जैसे कि जैसे ट्यूबलेट डिप्लॉयड सेल है, राइट, ट्यूबलेट में कोई भी सेल ट्यूबलेट होगी, है कि नहीं है? तो उसमें क्या होते हैं कि जो है यन, ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ये देखो, दोनों का डायग्राम आपके सामने बना दिया। तो इस नाते इसको रिडक्शन करते हैं, R&D, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गया जी? ये दोनों में डिफरेंस पता चला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा क्या सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं लास्ट में। 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा? 4
4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं और वो 4 हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? गैमीट्स होते हैं। क्या होते हैं? गैमीट। आप लोग आंसर नहीं दे रहे, इसके बारे आप लोगों का क्लियर नहीं है। बताते फटाफट तो समझ में आता है यहाँ पे चीजें बता मियोसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? लास्ट प्रोडक्ट। मियोसिस कहाँ पाई जाती है? मियोसिस कहाँ होता है? जर्म सेल से। कहाँ होता है? जर्म सेल में। जर्म सेल में होता है ना, ये टिक है, इस पर इसी पर टिक लगेगा। मियोसिस कहाँ होता है? जनरेटिव सेल में या जर्म सेल में होता है, ठीक है ना? क्योंकि होता क्या है, इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं? गैमीट्स होते हैं। और फर्टिलाइजेशन वाले चैप्टर में आप देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बेसिक फंडामेंटल है। अब आप लोग आंसर नहीं दे रहे, इसके बारे में हमें लग रहा है भाई आप लोगों के पास है तो नहीं थी, क्या तो आप लोग बोलो। ये सब तो बहुत फंडामेंटल चीज़ है भाई। यही सब दोनों में डिफरेंस जान के क्वेश्चन यहीं से बनता है। दोनों टाइप के जो सेल डिवीजन है उसमें जितने डिफरेंस के पॉइंट हैं वो सब आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। एक पढ़ेंगे तो दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो सेल डिवीजन है वो नॉन रिडक्शनल से नॉन रिडक्शनल है। क्यों नॉन रिडक्शनल है? मान लिया आपसे कोई पूछे जिसको हम इक्वेशन डिवीजन कहते हैं, इक्वेशन डिवीजन क्योंकि इक्वल टाइप के सेल बनते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप पूरा चैप्टर पढ़ डालेंगे लेकिन अगर इसको नहीं बता पा रहे तो आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। मतलब यहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हो रहा है, यहाँ क्रोमोसोम एज इट इज जो 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, यानी माइटोसिस से 2 डॉटर सेल बनते हैं, वो दोनों डॉटर सेल ठीक जस्ट पेरेंट सेल के इक्वल होते हैं। लेकिन मियोसिस में जो नए सेल बनते हैं, न्यू सेल जो बनते हैं या डॉटर सेल जो बनते हैं वो इक्वल नहीं होते। तो इक्वल नहीं होते, इसी नाते उनको रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन उसी नाते उनको रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन माने कम हो जाना। ये दिमाग में रखो, इसको सेट करो कि रिडक्शन कहते हैं। किसको? रिडक्शनल डिवीजन कहाँ होता है? तो मियोसिस। तुरंत दिमाग में सेट करिए, आ जाओ दिमाग में सेट करिए। जैसे क्वेश्चन देखिए तुरंत कहाँ? मियोसिस रिडक्शन में, माइटोसिस नो रिडक्शन, तो नॉन रिडक्शनल कहते हैं। माइटोसिस की जहाँ बात आई कहाँ इक्वेशनल डिवीजन है, वो उसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि सीधा जितना जो सेल है वो बिल्कुल 2 में कन्वर्ट हो जाता है, टूट करके 2 सेल बना देता है और दोनों की आइडेंटिटी सेम होती है, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। साथ ही देखिए मैंने यहाँ लिखा नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जो डॉटर सेल बनते हैं वो दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? पेरेंट के बराबर होते हैं। ये माइटोसिस का फीचर है। मियोसिस का फीचर क्या है कि उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इस नाते नंबर चूंकि उसका क्रोमोसोम नंबर घट जाता है, इस नाते हम उस डिवीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। उसको R/T लिखते हैं, ऐसे देखो रिडक्शन, ठीक है ना? अच्छा, इसके लास्ट में 2 डॉटर सेल बनते हैं, उसके लास्ट में 4 डॉटर सेल बनते हैं। और जो 4 डॉटर सेल होते हैं वो डॉटर सेल कैसे होते हैं? एन होते हैं। एन माने हैप्लॉइड होते हैं। बोलो बेटा, क्लियर हो रहा है ना? यानी हैप्लॉइड होते हैं तो कैसे होते हैं? गैमीट्स होते हैं। क्योंकि देख लीजिए यहाँ देखिए मैंने बनाया, ये चारों सेल कैसे हैं? कौन है? गैमीट्स। और वो पाया कहाँ जाता है? जर्म सेल में पाया जाता है। कौन? मियोसिस। सोमैटिक सेल में कौन सा डिवीजन पाया जाता है? ये सब क्वेश्चन है। माइटोसिस, यानी माइटोसिस सोमैटिक सेल में। हमारा स्क्रीन कट जाएगा तो वहाँ कौन सा डिवीजन होगा? ऐसे भी क्वेश्चन बना के पूछता है। माइटोसिस होगा। बॉडी के जितने पार्ट हैं जिसमें सेल डिवीजन होता है कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है। कैंसरस सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैंसरस सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है?
हाँ गुड, और समय मियोसिस होता है। समझ में आ गया ना बेटा। मियोसिस ये इसमें क्या होता है? और केवल जनरेटिव सेल में, जर्म सेल में, जर्म सेल में मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में, ऐसे लिख लो। और इम्पोर्टेंट और क्लियर कर लो भैया, रिप्रोडक्टिव सेल, जो सेल रिप्रोडक्टिव होती है, रिप्रोड्यूस करने वाली सेल होती है, कौन से? स्पर्म और ओवा फाइनली लिखा बनते हैं, यानी कौन? स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया, बोलो ना ना बेटा, यानी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 2n होती है, बोलो। और ऊगोनिया जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 2n होती है, ठीक है। तो इनका मियोसिस होगा। अब कोई कह रहे क्वेश्चन दे देगा कि माइटोसिस इसमें सही है कि मियोसिस सही है, तो आप मियोसिस सही करेंगे, माइटोसिस को गलत करेंगे, रॉन्ग करेंगे, ठीक जी। क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया का आप देख लीजिए, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उस चैप्टर को रिलेट करो ना फर्स्ट वाले को, इसी के साथ अपना फर्स्ट वाला चैप्टर रिलेट करो। अभी देखो, जो आपका सेकंड पेपर है उसको आप रिलेट कर लीजिए इसी के साथ, सारे क्वेश्चन का आंसर इसी के साथ आप सॉल्व कर लेंगे। दो चैप्टर एक साथ आप तैयार कर सकते हैं। पूरा सेल डिवीजन चैप्टर चाहिए है, जहां से क्वेश्चन नीट का बनेगा वो प्योरली सेल डिवीजन का चैप्टर है। बाकी फालतू चीजें तो केवल पढ़ाने के लिए 12th वालों, लेकिन जो नीट का क्वेश्चन है वो यहीं से बनेगा। जी हाँ, यानी जो स्पर्मेटोगोनिया है बेटा, स्पर्मेटोगोनिया एक 2n होता है, 2n होता है। इसकी होती है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, बोलो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्या डेफिनेशन है? हमने वो प्रोसेस इन द प्रोसेस इन व्हिच द स्पर्मेटोगोनिया इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्म सेल, स्पर्मेटिड्स, यही तो स्पर्मेटिड और वही स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? स्पर्म सेल में, ठीक। यानी 4 स्पर्म सेल जो बनते हैं बेटा, वो n, उसकी वैल्यू n होती है, n होती है। ये देखो, यहाँ मियोसिस है, क्या है? मियोसिस, ये देखिए। और ठीक है, पोजीशन ऊगोनिया में, जहाँ oogenesis होती है, oogenesis में भी 4 ओवा बनते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? n होती है। यानी ये क्या है? ये सभी हैप्लॉइड है ना, एग सेल, क्या है? एग सेल। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी 4 हैप्लॉइड है बेटा। और हैप्लॉइड, अच्छा और सुनो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर ही मिल रहा है। ये 4 हैप्लॉइड है और बनते हैं कितने? हमेशा संख्या में 4 बनते हैं। अब कोई पूछे क्यों 4 बनते हैं, तो कह दीजिए साहब मियोसिस का एंड प्रोडक्ट है, इस नाते सीधा आंसर है इसका, क्योंकि भाई ये चारों मियोसिस से बनते हैं। तो मियोसिस से जब भी बनेंगे 4 बनेंगे। वो बात अलग है कि कहीं वहाँ प्लांट वाले में आप देख लीजिए कि कोई 3 नॉन फंक्शनल हो गए, वो बात अलग है, लेकिन बनेंगे हमेशा कितने? 4 बनेंगे। तो 4 बनेंगे, इस नाते इनको हम क्या कहते हैं? टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राड कहते हैं। टर्म ना भूलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब टर्म, यही तो क्वेश्चन का यही तो तारीफ ही है। तो बस वो टर्म पूछता है कि टेट्राड पूछ लेगा, स्पर्मेटोगोनिया पूछ लेगा, स्पर्मियोसिस पूछ लेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस पूछ लेगा, स्पर्मेटिड पूछ लेगा, ऊटिड पूछ लेगा। अब लीजिए, छोटे टर्म्स हैं, बस आदमी उसमें कंफ्यूज हो जाता है, अगर भाई ऊटिड है कि ऊजेनेसिस है, क्या है, बस जी 4 जहाँ मिला आप देखिए, बस गड़बड़ कर दिए वही। तो टर्म क्लियर करना बहुत जरूरी है, इस नाते टर्म्स पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इनको हम क्या कहते हैं? टेट्राड कहते हैं। टेट्राड क्यों कहते हैं? टेट्रा माने 4, तो 4 से एक साथ बनते हैं, इस नाते टेट्राड होते हैं। बस ये हो गया। तो ये मियोसिस के एंड प्रोडक्ट है, समझ में आ गया बेटा? जी। तो मैंने आपको बताया, इन दोनों में डिफरेंस बताया, तो दोनों टाइप के जो सेल डिवीजन है, इसमें इतने क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। सीक्वेंस आप क्लियर कर लीजिए, G1 yes और GD2, ठीक।
जीवन, और एक बार ऐसे पूछा है, एक बार देखो, एक बार तो ऐसे पूछ लिया है कि G1 S और G2, एक बार ऐसे पूछ लिया है G1 S G2 M, ऐसे तो जीवन या तो जीवन ये 40 का सीक्वेंस बिगाड़ के दे देगा तीन ऑप्शन में, G1 M G2 S, G1 S M G2, G1 G2 S M, ऐसे देगा। तो हमेशा आपने समझ में दिमाग में बैठाइए कि यही सही है, बाकी सब गलत है। ये हो गया। अच्छा, ये चीज हो गया इम्पोर्टेंट। दूसरा एक और चीज इम्पोर्टेंट है, उसको आप तैयार करिए कि जीवन में होता क्या है, G2 में क्या होता है, और क्योंकि दोनों ही ग्रोथ से रिलेटेड है, तीनों ग्रोथ से रिलेटेड है, तीनों ग्रोथ से रिलेटेड। यस भी तो ग्रोथ ही है भाई, इंटरफेस के तीनों हैं। मैंने आपको बताया कि आप ये चार्ट, आपको एक छोटा सा चार्ट बना है, इसको दिमाग में रखो, सुनो बताते हैं, तैयार हो जाएगा इससे। शायद आप सब क्वेश्चन आंसर दे जाओगे, लेकिन इस चार्ट पर ऐसे दिमाग में रखो। देखो, इंटरफेस है, इंटरफेस तो इंटरफेस के जो है G1 S और G2, ये इंटरफेस के तीनों हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो है तो ये इंटरफेस हो गए, और उसके बाद डिवाइडिंग फेज, जिसको की कहते हैं यम फेज में दो बनाइए, यम फेज के दो बनाइए, काइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इसके दो बनाइए, ये बना ठीक है ना। अब देखो जीवन में क्या होता है, यस में क्या, अब यस का सबसे इंपॉर्टेंट कई बार पूछ लिया, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन इसी में होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहले इसको दिमाग में फोकस बैठाइए कि यस में क्या होता है, तो इसको दिमाग में रखो, यस में क्या होता है। डीएनए सिंथेसाइज, तो डीएनए का बेटा, डीएनए की सिंथेसिस या डीएनए सिंथेसिस माने डीएनए फॉर्मेशन, डीएनए का बनना, अब वो चाहे जिस टाइम से पूछ लेगा आपको फंसा करके, या डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब देख लीजिए, ये भी है रेप्लिकेशन, ऐसे लोग कहेंगे अब लोग डीएनए रेप्लिकेशन पूछ लिया, तो आप इससे घबराने की जरूरत है। डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए सिंथेसिस ये दोनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग नहीं। पूछा है डीएनए रेप्लिकेशन भी पूछा है, डीएनए सिंथेसिस के नाम से भी पूछ लिया है। तो डीएनए का सिंथेसिस और डीएनए का रेप्लिकेशन यस फेज में होता है, क्लियर कर दीजिए। यह भी पूछा है कि बताइए कि सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। हाँ गुड, इंटरफेज, क्योंकि सेल की सारी तैयारी जितनी तैयारी है, जितनी प्रिपरेशन है, सब इसी में होती है 95। और ये तो बस खट से, हाँ ये तो बस तुरंत डिवाइड कर दीजिए, जैसे सेल तैयार हो बस तुरंत डिवाइड हो गया 5% है। हाँ यस, 5% टाइम, 95 पूरा 95 टाइम, 95% टाइम इसमें लेता है, 5% इसमें लेता है, लेकिन एक्चुअल डिवीजन ही है, एक्चुअल डिवीजन है ये। बाकी और सारे अपने इवेंट्स, जो जितनी इवेंट्स हैं, इवेंट वाली घटनाएं, इन सबको कंप्लीट करता है किसमें, इंटरफेस। ये चीज समझ में आ गया बेटा सबके? बोलो, और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। तो इस तरह से पहले डीएनए रेप्लिकेशन। अब बताइए जीवन में क्या क्या होता है और G2 में क्या होता है, बताइए। जीवन में क्या होता है, ग्रोथ करने के मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है, कौन, सेल, है ना। और क्या होता है, जो उसमें त्रुटियां रहती है यस फेज में जाने के लिए, उसको शुद्ध करता है। देखो एनसीईआरटी की पहली लाइन जो लिखी है, यह आपके इस क्वेश्चन में दिया है। मैं आपको पहली लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी लिख रहा है बेटा, जीवन फेज करेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। देखो यस और यम फेज के बीच का, जी हाँ, इसका मतलब कह रहा है कि जब सेल डिवाइड हो, यानी इसके बाद, सुनो समझो इसको, यानी यम फेज के जस्ट बाद कौन सा फेज आएगा, यस के पहले जीवन फेज आएगा, जीवन फेज आएगा।
यानी जीवन फेज क्या है? जीवन फेज इज इंटरमीडिएट बिटवीन, देखो एनसीईआरटी लिखा है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ लो। हाँ, यानी सेल डिवीजन करने के बाद और सेल सिंथेसिस या सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन के बाद के जो को जोड़ता है, लिंक है, यानी बिटवीन द डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। ये देखिए, और ये लाइन आप पहली लाइन है, ये एनसीईआरटी में एक लाइन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और यही लाइन इसमें दिया हुआ है, मैंने देखा अभी एकदम एग्जैक्ट। तो बेटा लिखा है जीवन फेज करेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन, है ना, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। फिर देखो दूसरी लाइन क्या लिखा है, ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिक रूप से वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना भैया। तो आप ये दिमाग में रख लो, ये भी क्वेश्चन, ये भी आंसर बन सकता है। एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, सब कुछ तो कर लेता है जीवन फेज, लेकिन माने मेटाबॉलिकली एक्टिव भी हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिव हो जाता है, लेकिन क्या नहीं कर पाता, डीएनए रेप्लिकेशन इसमें नहीं हो पाता। और जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है वह एस फेज में हो जाता है। तो यानी जीवन के बाद जो है वो एस फेज है, जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब G2 में क्या, जो बचे खुचे होंगे ऑर्गेनेल्स, उनका डुप्लीकेशन हो जाएगा, बस ये दिमाग में बैठा लो, इसको देखने की जरूरत नहीं है। यानी क्या क्या दिमाग में बैठाओ, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इतने, यानी दे आर द सेल ऑर्गेनेल्स। क्या है सेल ऑर्गेन, के लिए एक शब्द लिख लो, दिमाग में बैठा लो कि जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं इन सब का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। यानी भाई दो बनेंगे तभी तो ये दो टूटेगा, इसमें दो बनेंगे, यानी ये सब दो बन जाते हैं जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं बेटा, इनका क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन माने दो गुना बन जाना, डुप्लीकेट बन जाना, डुप्लीकेट कापी तैयार कर लेना, ठीक है। अब पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ के सुना दे रहे हैं तुम लोगों को, एनसीईआरटी क्या लिख रही है। देखो यस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं, एनसीईआरटी लिख रही है, ठीक है। G2 फेज को भी पढ़ के सुना दे रहे हैं। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो सिंथेसाइज हो जाती हैं, ठीक बेटा। इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, जबकि सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, लेकिन इसमें इनको लिखना चाहिए कि जो बचे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका डुप्लीकेशन G2 फेज में हो जाता है, लेकिन लिखा नहीं इस किताब में, क्योंकि होना चाहिए, कहीं जरूर होगा, लेकिन जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका डुप्लीकेशन G2 में होता है, ठीक है। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। और सिंथेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। जीवन फेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है और वह इंटरमीडिएट पॉइंट है बिटवीन द माइटोसिस एंड सिंथेसिस फेज का। तो ये इस तरीके से आपके इतने क्वेश्चन इसमें तैयार हो गए। मैंने देखा है ये सब क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ सब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में। तो ये है भैया, ये पूरे एनसीईआरटी का एग्जैक्ट हमने बिल्कुल एकदम एक्सट्रैक्ट उस वर्क करके आपको समझा दी। ये सब चीज़ें वही हैं जो मैंने समझाया। जी सर। हाँ, ये आप देख लीजिए, आप ऐसे देखो, ये देखो वही चीज़ है, सब सीक्वेंस फेज का सब देख लो बेटा, साइकिल बना के दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एम फेज में, एम फेज का भी जो फेज है बेटा देख लो, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, तो आपको याद ही होगा। तो इसका भी सीक्वेंस क्या कर लो, इसका भी सीक्वेंस कभी कभी पूछता है कि भाई प्रो फेज, तो समझ लीजिए प्रो फेज पहले नंबर 1 पर है, फर्स्ट पर, तो ऐसे दिमाग में रखो। उसके बाद क्या है, मेटा फेज है, ठीक। तो प्रो फेज, मेटा फेज नंबर 2 पर है, दिमाग में रखो। प्रो फेज, मेटा फेज और फिर एना फेज, और फिर उसके बाद क्या है, टीलो फेज। यह भी एक क्वेश्चन बना है, यानी तीसरे नंबर पर ये है और चौथे नंबर पर ये है, इसका सीक्वेंस ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बताना, ठीक। अब आपको सब आ गया, समझ लीजिए। अब आप क्वेश्चन करिए अपना। अब ये है कि प्रोफेज में क्या, मेटाफेज में क्या, एनाफेज में क्या, टीलोफेज में क्या, कहाँ कैसे, कहाँ मेटाफेजिक प्लेट बनता है, कैसे बनता है, कैसे
कैसे जो है क्रोमोसोम्स जो है पोल बनाते हैं, ये सब आपको सेट करना पड़ेगा दिमाग में। फिर में शुरुआत होता है, मेटाफेज में विजिबल, ठीक है। मेटाफेज में टूटना शुरू होता है। ये सब तैयार कर डालो घर जा करके बढ़िया से। और क्या, मियोसिस में डिसजंक्शन की फेज कहाँ होती है, कैसे होता है? मियोसिस में जाएंगे तो दो स्टेज पढ़ेंगे ना, माइटोसिस और मियोसिस। एक बार एक्चुअल मियोसिस और दूसरी बार फिर माइटोसिस होता है, क्योंकि पहले में केवल क्रोमोसोम आधा हो जाता है, फिर उसके बाद सेल्स की जो होती है वो डबलिंग हो जाती है। क्योंकि 4 कैसे बनाए, एक बार 2 बनाएगा फिर 2 से 4 बनाएगा, इकट्ठे 4 थोड़ा बना देता है। तो ये दिमाग में सेट होना चाहिए, समझ रहे? तो ये सारा कुछ तैयार करके फिर आप क्वेश्चन आंसर करिए निश्चित, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिए आपके बुक में पहला क्वेश्चन दिया है, लिस्ट दिया है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। ये देखो अब मैं इस बुक पर आ गया, इतना समझाने के बाद इसी पर चल रहा हूँ, घबराई नहीं क्वेश्चन पर। देखो लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, देखो बेटा ये क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। ये देखो दिया है, आप देखो लिस्ट फर्स्ट में क्या दे रहा है, देखो यस फेज, देखो G2 फेज। चलो आप लोग क्वेश्चन करो, G2 फेज, क्वेश्चन फेज, और G1 फेज। देखो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बहुत दे रहा है इसमें, इससे आप सावधान रहिए। लिस्ट सेकंड टाइम हो गया, अभी नहीं, लिस्ट सेकंड बैठो एंजॉय करो, क्वेश्चन बढ़िया है। लिस्ट सेकंड से जाना चाहते हो तो हाँ कोई आप देखो बेटा इस चारों के साथ सुनो, देखो क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। पहला दिया है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, देखो यहाँ दिया है प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड, यस फेज से मिला दीजिए सिंथेसाइज्ड, ठीक, ये दे दिया। दूसरा दिया इनएक्टिव फेज, क्रिसेंट स्टेज, ये देखो पहला दे रहा है। दूसरा दे दिया इनएक्टिव फेज, इनएक्टिव फेज। क्रिसेंट स्टेज। तीसरा दे दिया, तीनों लिख दें तब फिर इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड सिंथेसिस, G1 ये हो गया। और लास्ट दिया बेटा डीएनए रेप्लिकेशन। चलो मिलाओ, मिला करके बताओ मैच हो। G2 के पास पहला जाएगा, बताइए G2 पहला, हाँ बोलो। G2 पहले पास, G2 कहाँ पे? फर्स्ट पे, क्रिसेंट वाला सेकंड में, यस वाला कहाँ जाएगा? यस वाला डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ शाबाश, वेरी गुड। क्रिसेंट तो जो एकदम क्लियर है पहले उसको खींचो तुरंत, टाइम ना वेस्ट करो। अब देखो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो यस पेज है डायरेक्ट कहाँ जाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन पर। तो इसको पहले कर दो, क्रिसेंट इनएक्टिव, हाँ बेटा क्रिसेंट इनएक्टिव, ये कहाँ जाएगा? इनएक्टिव सेकंड पर, इनएक्टिव फेज, इनएक्टिव, हाँ वेरी गुड। इसी को G0 फेज भी कहते हैं। G0 फेज है बेटा ये। जी सर। हाँ ठीक, और G1 फेज कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, जो बच्चा उसमें बस। लेकिन ये सब जब पढ़े रहोगे तब इसको टाइम नहीं लगेगा करने में, तो अरे ये ऐसा ना हो, अब उसी में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में आप गलत कर देंगे। तो प्लीज़ इसको जो है थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर किस स्टेज में कैसे क्या होता है। जितना मैं समझा दिया हूँ, अभी तुम बैठोगे इसको लेकर के तो आप 60-70% क्वेश्चन कर ले जाएंगे बिना किसी हिस्टेशन के। सब कुछ वही दिया है जो मैं समझाया हूँ। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, देखो करेक्ट सीक्वेंस वाला दिया है, देख लो, देखो करेक्ट सीक्वेंस। हाँ पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस क्या, जो मैं क्वेश्चन अभी बताया हूँ। देखो ऑप्शन ए सही है। हाँ ठीक है। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन सुनिए, ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन, ऑप्शन सुनो, यस फेज, G2 फेज, G1 फेज, M फेज। क्या पूछा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस,
G1 G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। यस S फेज होगा, G1 नहीं। हाँ, G1 नहीं होगा। सिंथेसिस प्लस हाँ, देखिए ठीक है ना, देखिए वही जो मैंने अभी लिखा है सिंथेसिस, देखो यहाँ पे लिखा है, ये है, ये क्वेश्चन है। इसी से बन जाता है। भाई पॉइंट वाइज नोट्स इसी नाते बनाया जाता है बेटा, कि उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपका जो है हमेशा वो मेंटेन रहेगा ग्रेविटी क्वेश्चन के साथ, और ग्रेविटी टूट जाएगी तब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन सुनो। इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, क्वेश्चन है सुनिए, इन द एस फेज कह रहा है कि सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है। ऑप्शन दिया है अमाउंट ऑफ डीएनए डुप्लीकेट इन ईच सेल, ठीक है, कह रहा है अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम इन ईच सेल। तीसरा कह रहा है क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड। फिर चौथा क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल। बोले कौन सा सही है? ये क्वेश्चन 2014 में आया है। ए में तो ए में कह रहा है अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल। गलत है, ये गलत है भाई, कैसे होगा? कह रहा है कि यस फेज बेटा, यस फेज इन द सेल साइकिल। 2C से 4C होता। दूसरा देखो अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम इन द सेल, रिमेन्स सेम तो होगा नहीं, क्योंकि सेल हमेशा वो डीएनए हमेशा डबल होता है उसमें, छोड़ दे सर, तो डबल हो जाएगा, डबल सही, डबलिंग होती है ना, उसी को डुप्लीकेशन कहते हैं। 2 से 4C होता बस हाँ, उसी से तो 4 बनेंगे, फिर आधे आधे डिवाइड होकर के अलग अलग चलेंगे। ठीक।